गुड इवनिंग बच्चों। कहते हैं कि सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना न तोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन न छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए जमीन न छोड़ना। कि बच्चों, आपने जो अपनी मंजिल ठानी है, जो आपने अपनी मंजिल बनाई है, उस तक पहुंचने के लिए आपको जिस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, उस रास्ते में क्या है, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारे रोड़े, कंकड़, पत्थर सब आएंगे, कांटे आएंगे। लेकिन आप जिस रास्ते से गुजरोगे, उस रास्ते पे जो कांटे तथा कंकड़ पत्थर है, उसको दूर करते हुए, संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करना होगा। तो इसीलिए आप अपने कदम मजबूत रखना, कि जिससे क्या है, आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सको। कहते हैं कि कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन न छोड़ना, सितारे चुनने के लिए जमीन न छोड़ना। यानी कि आपकी मंजिल सितारों को चुनने के लिए अपने कदमों, जो अपने कदम हैं, उन कदमों को नहीं लड़खड़ाना है। कि जो आपने आम जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाए हैं, उनको नहीं छोड़ना है। तो चले, हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, जरूर करेंगे, पढ़ते रहेंगे, और जब तक हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम नहीं रुकेंगे और ना ही अपने कदमों को लड़खड़ाएंगे। ठीक है। तो आज हमारा एक नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन। ये लेसन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उत्सर्जी का क्या अर्थ है। उत्सर्जी यानी एक्सक्रेटरी। एक्सक्रेटरी किसे कहते हैं? कि किसी भी कार्य करो, कोई भी कार्य करो या कुछ भी करते हो, तो हम क्या करते हैं, उनकी सबसे पहले क्या करते हैं, सफाई करते हैं। ठीक है। तो उत्सर्जी का क्या अर्थ होता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं, उसके द्वारा जो पदार्थ, अनावश्यक जो पदार्थ है, अपशिष्ट जो पदार्थ है वो बने हैं, उसको बाहर निकालना होता है। और जो बाहर निकालने की क्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। कि जैसे मैं बात करूं, अपने डेली रूटीन के कार्य होते हैं घर में, और उनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो हम डेली क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, या आप खुद ही क्या करते हैं, कचरा बिखेर देते हैं। लेकिन आपकी मम्मी क्या करती हैं कि पूरे घर की सफाई करती हैं। तो वो क्या कर रही हैं, उत्सर्जन कर रही हैं, बाहर निकाल रही हैं कचरे को। वो क्या कहलाएगा, उत्सर्जन यानी सफाई करना। इसी प्रकार से जो हमारे शरीर के अंदर क्या क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न हुआ कचरा, उत्पन्न हुआ अपशिष्ट पदार्थ, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जिन जिन अंगों की आवश्यकता होती है, उन अंगों को बोला जाता है पूरा एक तंत्र, और उस तंत्र को बोला जाता है आपका उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र यानी क्या है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है। कि जैसे हमारा शरीर किन से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और उन कोशिकाओं के अंदर, जैसे ये क्या है, हमारी कोशिका है, इन कोशिका के अंदर क्या होती है, निरंतर उपापचय क्रियाएं होती रहती हैं। निरंतर उपापचय क्रियाएं होती रहती हैं। इस कोशिका के अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं, और वो हमने पढ़े थे, इस सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा क्या है,
उन पदार्थों को कोशिका तक पहुंचाया जाता है और फिर इन कोशिकाओं के अंदर क्या होती हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। तो उन क्रियाओं के दौरान, इन क्रियाओं के दौरान क्या है, पदार्थों का निर्माण होता है, अलग अलग पदार्थों का निर्माण होता है। इसके अंदर आपके एक तो क्या होंगे, उपयोगी पदार्थ होंगे, और वहीं आपका दूसरा क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ होगा। अपशिष्ट पदार्थ, जो उपयोगी पदार्थ होंगे वो तो आपकी कोशिकाएं क्या है, उपयोग में ले लेगी। कि जो उपयोगी पदार्थ होंगे उनको तो कोशिकाएं अपने उपयोग में ले लेगी, यानी कोशिका क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है, और उस उपयोगी पदार्थों के द्वारा ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो बच गए, जो हमारे किसी काम के नहीं है, इस कोशिका के कोई भी काम के नहीं है, ठीक है, वो अपशिष्ट पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। और इन उत्सर्जी पदार्थों को क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। और ये पदार्थ बाहर निकालने के लिए क्या है, एक तंत्र काम करता है, और उस तंत्र को बोला जाता है आपका उत्सर्जन तंत्र। कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, कि हमारे शरीर के अंदर निरंतर उपापचय क्रियाएं होती रहती हैं, लगातार निरंतर क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाएं, उनके द्वारा पदार्थों का निर्माण होता है। एक तो उपयोगी पदार्थ होंगे, दूसरा आपका अपशिष्ट पदार्थ। जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो हमारे किसी काम के नहीं है, उसको क्या है, उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। और उनको क्या है, शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं वो क्या है, हानिकारक होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं। क्या करते हैं, यदि ये शरीर के अंदर रुक जाए तो हमारे शरीर को क्या है, हानि पहुंचाएंगे। इसीलिए इनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। और इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक तंत्र कार्य करता है, और उस तंत्र को बोला जाता है उत्सर्जन तंत्र। आई बात समझ में? इस एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है, किस तरह से, पूरा हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं तथा क्या क्या कार्य करते हैं। इतना समझ में आया? चलो तो फिर लिखो, आप नोट करो उत्सर्जन तंत्र हेडिंग डाल के, और उसके आगे आप लिखना, मैं जो बोल रही हूं वो मेरे साथ साथ लिखते लिखते जाना। कैसे? कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर निरंतर उपापचय क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर के अंदर निरंतर उपापचय क्रियाएं होती है। उन उपापचय क्रियाओं के दौरान, उन उपापचय क्रियाओं के दौरान उपयोगी पदार्थ तथा हानिकारक पदार्थ, ब्रैकेट में लिख देना, अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ, उपयोगी पदार्थ तथा अपशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ बनते हैं। उपयोगी पदार्थ हमारे शरीर में उपयोग में ले लिए जाते हैं, उपयोगी पदार्थ हमारे शरीर में उपयोग में ले लिए जाते हैं, तथा हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक तंत्र कार्य करता है। वह तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। वह तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब चाहो तो आप ये डायग्राम के थ्रू नोट कर सकते हो, फिर आगे हम चलें।
चलें? तो देखो इस उत्सर्जन तंत्र के अंदर हम पढ़ेंगे जो उत्सर्जी पदार्थ, अभी हमने क्या बात की, एक उपयोगी पदार्थ बनता है तथा दूसरा उत्सर्जन पदार्थ या हानिकारक पदार्थ बनता है। तो उस उत्सर्जी पदार्थ में क्या क्या होता है या कितने प्रकार का होता है उसकी हम बात करेंगे। उत्सर्जी पदार्थ, तो ये जो उत्सर्जी पदार्थ है ये आपका दो प्रकार का होता है। ये क्या है आपका, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नाइट्रोजनी, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, और वही आपका दूसरा अन्य पदार्थ जो क्या है, अन्य पदार्थ जो विशिष्ट होता है। अन्य पदार्थ किस तरह से देखें कि हम एक तो वो पढ़ेंगे वो उत्सर्जी पदार्थ जो जितने भी इस पृथ्वी पे जीव है वो सब क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो जंतु विशेष या जीव विशेष की विशेषता होती है उसमें विशिष्ट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे आप नाई की दुकान में देखते हो, उसके अंदर बाल जो कटिंग करता है वो बाल भी होते हैं और साथ में अन्य कूड़ा कचरा भी होता है। तो वो अन्य कूड़े कचरे के साथ साथ क्या है, उन बालों को भी इकट्ठा करके बाहर निकालता है। और कूड़ा कचरा तो आम घर में या आम दुकान मान लो कहीं भी देख लो वहां निकाला ही जाता है। लेकिन यदि आप मिष्ठान की दुकान पे जाओगे तो वहां मिठाई मिठाई के कुछ बचे हुए वो निकाले जाएंगे जो नीचे गिर गए हो, अपशिष्ट हो गए हो। लेकिन नाई की दुकान में बाल, जिससे ये उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, अलग विशिष्ट हो गए, विशिष्ट पदार्थ। इसी तरह से नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों क्या है, सभी जीव जितने भी इस पृथ्वी पे जीव है वो क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। लेकिन जो विशिष्ट या अन्य पदार्थ है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होगा, तो वो हम पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ के अंदर यदि हम देखें तो ये आपका क्या है कि सभी जितने भी जीव है उसके अंदर क्या होता है, कॉमन होता है। जितने भी जीव है उसके अंदर क्या है, कॉमन होता है। उससे पहले आप आ जाइए, जो मैंने क्या बताया था, भोजन हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है। और मैंने बताए थे भोजन के तीन मुख्य अवयव, याद है, एक बार कमेंट करना कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा क्या था आपका, वसा, और तीसरा क्या है, प्रोटीन। कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के द्वारा ये शरीर के अंदर किस रूप में अवशोषित हो रहे थे, इसके द्वारा क्या बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और आपका गैलेक्टोज, ये बन रहा था। और वसा के द्वारा वसीय अम्ल, फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल। प्रोटीन के द्वारा अमीनो अम्ल। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ ली थी, पाचन तंत्र के अंदर हमने पढ़ लिया था कि हमारे भोजन के तीन मुख्य अवयव है। इस रूप में हम भोजन के द्वारा शरीर के अंदर लेते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है इसको एक्सेप्ट नहीं करता, अवशोषित नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं करता। तो किस रूप में करता है कि पाचन क्रिया के द्वारा इनको तोड़ा जाता है, किसमें, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, गैलेक्टोज में, इसको कार्बोहाइड्रेट में। वहीं यदि बात करें तो वसा, फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल के अंदर तोड़ा जाता है। और हमने देखा था अवशोषण के रूप में कि ग्लूकोज जो है यदि शरीर में आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसको क्या है, संग्रहित कर लिया जाता है। ये बात मैंने पढ़ा दी थी, यदि आपको याद हो तो, नहीं याद है तो फिर वापस से अपना वही वीडियो में जाके देखना जिसे आपको याद आ जाएगा,
कि ग्लूकोज का हमने देखा था संग्रहण किस रूप में होता है, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, और वसा का संग्रहण वही ग्लाइकोजन के रूप में। प्रोटीन का पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा है, इसकी मात्रा यदि शरीर में, इसकी मात्रा यदि शरीर में आवश्यकता से अधिक हो जाए, आवश्यकता से अधिक, यानी हमने क्या है, भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लिया और जितना आवश्यकता था हमारे शरीर ने ग्रहण कर लिया, और जो बाकी बच गया, मैंने क्या कहा, बचे क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ तथा उपयोगी पदार्थ होते हैं। तो जो बचा कार्बोहाइड्रेट तथा क्या आपका वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, ये दोनों जब बच गए, शरीर में आवश्यकता से अधिक हो गए और बच गए, उसका क्या कर लिया जाता है, संग्रहण कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। तो क्या ये अपशिष्ट पदार्थ कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जब भी हमारे शरीर को आवश्यकता होगी, वापिस से ग्लाइकोजन से क्या बना दिया जाता है, ग्लूकोज बना दिया जाता है, और जिससे फिर आवश्यकता होने पर उस ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती है। लेकिन प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जब आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो इसका संग्रहण नहीं होगा, संग्रहण नहीं होता, कि जब ये आवश्यकता से अधिक हो जाए तो इसका संग्रहण नहीं होता, फिर इनको शरीर से बाहर निकाला ही जाता है। तो इस तरह से कि प्रोटीन का क्या होगा, विखंडन होगा, विखंडन होगा, और इसके विखंडन होने से आपके क्या है, 3 नाइट्रोजनी पदार्थ बनेंगे, एक अमोनिया, दूसरा यूरिया, और तीसरा आपका यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। कि प्रोटीन यदि शरीर के अंदर आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसका संग्रहण नहीं किया जाता है, उसको संग्रहण नहीं किया जाता है, स्टोर नहीं किया जाता है। हम क्या करते हैं घर में, जैसे रात के टाइम सब्जी बच गई तो हम क्या है, उसका स्टोर कर देते हैं फ्रिज के अंदर, कि सुबह ये बची हुई सब्जी काम में आ जाएगी, ठीक है, और सुबह फिर क्या करते हैं, हम उसको उपयोग में ले लेते हैं। उसी प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है, कि जितनी शरीर को आवश्यकता थी वो उपयोग में ले ली गई, लेकिन बाकी जो बची उसका क्या कर दिया गया, स्टोर कर दिया गया। लेकिन प्रोटीन जो है उसका स्टोर नहीं किया जाता, उसको स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ हमारे घर में होते हैं कि वो स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर करने पे वो खराब हो जाते हैं, वैसे ही प्रोटीन एक ऐसा पदार्थ है कि जिसका संग्रहण नहीं होता। तो फिर इसको क्या करें, इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रोटीन का क्या किया जाता है, विखंडन किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है, ठीक है। इनको तोड़ने पर क्या बनती है, अमोनिया NH3, यूरिया NH2, CO NH2, यूरिक अम्ल। अब देखो, ये जो विखंडन पर ये जो पदार्थ बनते हैं, इन पदार्थों को ही बोला जाता है नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ। इनको क्या बोला जाता है, नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ। नाइट्रोजनी नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या आ रहा है, नाइट्रोजन, NH3 के अंदर, अमोनिया के अंदर, यहाँ यूरिया के अंदर, और यूरिक अम्ल के अंदर भी नाइट्रोजन आता है, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ। और विशिष्ट पदार्थ भी हम पढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग इनको नोट कर लीजिए कि इसी तरह से उत्सर्जित पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और A डाल के लिख देना नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ, और B अन्य यानी विशिष्ट पदार्थ। फिर उसके बाद इसके अंदर लिखना इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट भोजन के मुख्य अवयव, यहाँ लिख देना भोजन के मुख्य अवयव, भोजन के मुख्य अवयव को हम शरीर में ग्रहण करते हैं। फिर नीचे लगाना कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के आगे लिखना कि
कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की मात्रा यदि हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक है तो उसका हमारे शरीर में स्टोर यानी संग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन प्रोटीन का हमारे शरीर में संग्रहण नहीं होता है। आवश्यकता से अधिक होने पर इसका संग्रहण नहीं होता है। फिर जब इसका संग्रहण नहीं होता है तो इसका प्रोटीन का क्या किया जाता है, विखंडन किया जाता है, प्रोटीन को तोड़ा जाता है और तोड़कर इनके तीन पदार्थ बनते हैं, अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल। और ये तीनों क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ कहलाते हैं। इतना नोट करो, फिर आगे चलो। नोट कर लिया, चले। तो इन्हीं उत्सर्जी नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर इस पृथ्वी पर जीवों को इन उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। वो हम पढ़ेंगे कौन कौन से तीन प्रकार के जीव। इन नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जीवों के प्रकार तो हम देखते हैं। मोनोटेलिक, और दूसरा आपका हो जाएगा यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक और इसी तरह से तीसरा हो जाएगा यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक। और यहां हम इनके देखेंगे लक्षण। इस तरह से आप भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए सारणी के थ्रू कि ये तीन नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जीव तीन प्रकार के हैं, अमीनोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। ठीक है। लक्षण की यदि बात करें कि इसका मुख्य उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यानी इस प्रकार के जो जीव है वो मुख्य रूप में उत्सर्जित पदार्थ कौन से उत्सर्जन करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने क्या तीन बताए उत्सर्जित पदार्थ, कितने बताए, तीन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी के सभी इन तीनों पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन जब मात्रा के आधार पर कि किस जीव में किसकी मात्रा अधिक है उत्सर्जन के रूप में, उसी आधार पर इनको बांटा जाता है। तो जिस जीव के अंदर अमोनिया क्या है, ज्यादा मात्रा में निकलेगी तो उसको हम बोल देंगे अमोनोटेलिक। जैसे मुख्य उत्सर्जित पदार्थ वो क्या कहलाएंगे, ज्यादा मात्रा में होंगे तो वो मुख्य उत्सर्जित पदार्थ कहलाएंगे। तो इस अमीनोटेलिक के अंदर कौन सा होता है, अमोनिया। अमोनिया क्या होती है, मुख्य उत्सर्जित पदार्थ। और यूरिकोटेलिक के अंदर क्या होगी, यूरिया। और यूरिकोटेलिक के अंदर यूरिक अम्ल। अब हम बात करें अन्य पदार्थ के रूप में क्या आएगा, अन्य पदार्थ के अंदर देखें तो अमोनिया तो मुख्य पदार्थ में आ गई, तो बाकी दो बच्चे हैं वो अन्य पदार्थ, अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ। थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या होगा उसके अंदर, अमोनिया होगा, यूरिक अम्ल भी होगा, और इसमें मुख्य यूरिया आ गया।
तो जो बाकी दो बचे वो क्या हो जाएंगे, अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में, अमोनिया और आपका क्या हो जाएगा, यूरिक अम्ल। और यूरिकोटेलिक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, अमोनिया और आपका यूरिया। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, अब ये तो हमने देखा कि मुख्य उत्सर्जी पदार्थ तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या थे। अब हम इनकी बात करें अगले लक्षण की, ये पहला हो गया, ये दूसरा, और तीसरा लक्षण बात करें कि जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक जल में घुलनशील है तथा कौन सा पदार्थ कम। तो जो अमोनिया है, जो अमोनियोटेलिक प्राणी है, वो उनके जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो क्या होंगे, सबसे अधिक घुलनशील, सबसे अधिक जल में घुलनशील। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सबसे कम घुलनशील, घुलनशील। ठीक है, फिर उसके बाद चौथे पॉइंट की यदि बात करें, विषैला, कि विषैला कौन सा पदार्थ है। विषैले की यदि प्रकृति देखें, इसकी नेचर देखें, तो सबसे अधिक विषैला अमोनिया होती है, सबसे अधिक विषैला, और सबसे कम विषैला। ठीक है, अब इनके अंदर यदि मैं उदाहरण की बात करूं तो क्या आएंगे, अमोनिया के अंदर आप लोगों को याद रखना है, इनको एक मैं ट्रिक बता देती हूँ, इस तरह से होता है कि जितने भी अमोनियोटेलिक प्राणी हैं वो जलीय जीव होंगे, जलीय जीव। और यूरिकोटेलिक के अंदर क्या है, आपके स्थलीय जीव आएंगे, क्या आएंगे, स्थलीय जीव। और यूरिकोटेलिक के अंदर वायवीय जीव, वायवीय, वायवीय कहते ही समझ में आ जाना कि पक्षियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका उदाहरण यदि देखें कि जितनी भी मछलियां हैं, अस्थिल मछलियां, क्या है, अस्थिल मछलियां तथा टेडपोल, जो मेंढक का लार्वा है ना टेडपोल, वो क्या है, अमीनोटेलिक। अब इनके उदाहरण की यदि बात करें तो इनके अंदर क्या है, मनुष्य, मेमलिया प्राणी, मनुष्य, और आपकी एक शार्क, जो क्या है, एक मछली है, बड़ी मछली। और यूरिकोटेलिक के अंदर यदि बात करें उदाहरण की तो क्या आएंगे आपके, पक्षी, सरीसृप, ठीक है, पक्षी और सरीसृप, और एक इसके अंदर कीट भी आते हैं। ठीक है, पक्षी, सरीसृप और कीट, ये क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी। इसी तरह से इसको नोट करिए और फिर हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, हमने देखा मनुष्य कौन से जीवों में आ रहा है, कौन से जीव में आ रहा है, आपका यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, यूरियोटेलिक प्राणी है, यानी कि अपना उत्सर्जित पदार्थ के अंदर मुख्य उत्सर्जक, नाइट्रोजनी उत्सर्जक पदार्थ क्या है, यूरिया। ठीक है, और इसके बाद जो अमोनिया भी बनती है,
कि हमने भोजन ग्रहण किया, उसके बाद जो हमारे कोशिकाओं के अंदर उपापचय क्रियाएं होती हैं, उसके दौरान अमोनिया भी बनती है, यूरिया भी बनती है और आपका यूरिक अम्ल भी बनता है। ठीक है, तो जो अमोनिया बनी ये क्या होती है, अधिक जहरीली होती है। ठीक है, ये क्या होती है, अधिक जहरीली होती है। तो इसको किसमें बदला जाता है, आपके यूरिया के अंदर बदला जाता है, जो क्या है, कम जहरीला। क्या है, कम जहरीला। और इस अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तो याद रखना आपका यकृत यानी लीवर, आर्थिनो चक्कर के द्वारा, आर्थिनो चक्कर के द्वारा। कि हमारे शरीर के अंदर अमोनिया जो बनती है उसको क्या है, आपके यूरिया के अंदर बदल दिया जाता है, आर्थिनो नहीं, आर्निथिनो, आर्निथिनो चक्कर के द्वारा अमोनिया किसमें बदल दी जाती है, यूरिया के अंदर बदल दी जाती है और फिर इस यूरिया को हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्यों, ये अधिक जहरीली होती हैं और यदि ये कुछ समय तक शरीर के अंदर रहेगी तो ये आपके शरीर का क्या करेगी, नुकसान करेगी। इसीलिए इसको तुरंत यकृत के अंदर इसमें परिवर्तित कर दिया जाता है, आपके यूरिया के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद यदि हम देखें तो और उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, यानी मनुष्य में अन्य उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं। अन्य उत्सर्जी पदार्थ की यदि मैं बात करूं, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, आपकी उत्सर्जित पदार्थ होता है। ठीक है, जो किसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो किसके द्वारा, यानी कि ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं तथा उसके द्वारा फिर कोशिकाओं में जाकर आगे क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उसको क्या है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, इसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। अब आवश्यकता से अधिक जल भी हमारे शरीर के अंदर क्या है, आवश्यकता से अधिक यदि जल हो तो वो किस रूप में निकलेगा, त्वचा के रूप में, त्वचा के द्वारा, त्वचा के रूप में, सॉरी, त्वचा के द्वारा निकलेगा। यानी आवश्यकता से अधिक जो जल है उसको हमारे त्वचा के द्वारा कौन निकालेगा, जल को त्वचा निकालेगी, किसके रूप में, पसीने के रूप में। ठीक है, और इसके बाद यदि बात करें कि जो मल है वो भी उत्सर्जित पदार्थ है, जो क्या है, आंत के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये मानव का उत्सर्जन तंत्र है और इसके आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से और कौन कौन से अंग हैं जो क्या है, मानव के अंदर जो उत्सर्जित पदार्थ, यानी जो हमारा जो रक्त है, जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, उस सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, पूरे शरीर के अंदर पदार्थों का क्या करवाता है, परिवहन करवाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या बनते हैं, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं और उनको क्या है, जो उत्सर्जी अंग होते हैं वहां पहुंचाए जाते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर ब्रेकअप होते हैं, किडनी, उस किडनी के अंदर रक्त जो है वो लेके जाती है और फिर किडनी से क्या किया जाता है, क्षनित किया जाता है और जिससे उत्सर्जी पदार्थ को अलग कर दिया जाता है तथा उपयोगी पदार्थों को अलग रक्त के द्वारा वापस से शरीर में पहुंचा दिया जाता है। वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने उत्सर्जन के बारे में पढ़ा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र क्या है, कि जो शरीर के अंदर क्या थी, कि निरंतर उपापचय क्रियाएं जो हो रही थी उसके द्वारा जो हानिकारक पदार्थ तथा उपयोगी पदार्थ बन रहे थे, उपयोगी पदार्थों को तो क्या है, हमारा शरीर उपयोग में ले लेता है तथा जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको क्या है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि जो आपके उत्सर्जित पदार्थ है वो दो प्रकार के होते हैं, एक नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ और दूसरा आपका अन्य जो विशिष्ट थी। ठीक है, और नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ के अंदर हमने क्या देखा कि हम जो भोजन करते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तथा
वसा को तो क्या है, आवश्यकता से अधिक हो तो शरीर के अंदर संग्रहित कर लिया जाता है, लेकिन प्रोटीन को संग्रहित नहीं करता है हमारा शरीर, तो क्या करता है, प्रोटीन का विखंडन करता है तथा उसके द्वारा आपके 3 प्रकार के नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। और इन्हीं पदार्थों के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा, कौन कौन से, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। और इनके अंदर हमने देखा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं तथा अन्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं, कौन सा जहरीला ज्यादा है, कौन सा जल में घुलनशील है, और इनके एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। एग्जाम्पल के अंदर यदि बात करें कि अमोनिया है, अमोनियोटेलिक जो प्राणी हैं वो ज्यादातर जलीय जीव होते हैं तथा यूरियोटेलिक जो प्राणी हैं वो ज्यादातर स्थलीय होते हैं तथा जो यूरिकोटेलिक प्राणी जो है वो आपका क्या है, ज्यादातर वायवीय होते हैं, यानी कि पक्षी, जितने भी पक्षी हैं वो क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी होते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा वर्णन किया मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र, तो मनुष्य एक यूरियोटेलिक प्राणी है जो क्या करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। अमोनिया भी बनती है, जो अमोनिया अधिक जहरीली होती है उसको यकृत के अंदर ऑर्निथिनो चक्कर के द्वारा क्या है, यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो कम जहरीली होती है, फिर उसके द्वारा शरीर से क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है। और मनुष्य के अंदर अन्य उत्सर्जी पदार्थ की यदि बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आवश्यकता से अधिक जल भी है, जो कुछ मात्रा में मूत्र के द्वारा भी है, कुछ पसीने के द्वारा भी जल को बाहर निकाला जाता है, पसीने के रूप में त्वचा से, और एक आपका जो मल, जो आंत क्या है, मल को शरीर से बाहर निकालती है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए और अपना टारगेट बना के रखिए, और इस लक्ष्य से नहीं दिखना है आपको, चाहे कितने ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कितने ही जो आपका रास्ता है उस पे रोड़े आ जाए, लेकिन उनको आप संघर्ष करते हुए पार कीजिए। ठीक है, ओके।